हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विद नंदिनी, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 21 फेब के करंट अफेयर। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास। पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में, जो 2023 को 21 फरवरी को मनाया जाएगा। अच्छा, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बात करी थी और हमने किसको प्राइज मिलेगा, कहाँ पर प्राइज मिलेगा, किस प्रधानमंत्री के द्वारा मिलेगा, हमने ये सारी बातें कर ली थी, ठीक है ना। अब देखिए, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाएगा और साथ में ही इस बार की जो थीम है वो क्या है, बहुभाषी शिक्षा। शिक्षा को बदलने की आवश्यकता इस थीम के साथ मनाया जाएगा। पहली बार इस दिन को 2000 में मनाया गया था और उसके बाद जो है, जिसका उद्देश्य है कि विश्व के जितनी भी स्थानीय भाषाएं हैं जो सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता का परिचय देती हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। हमने इसके बारे में बात करा हुआ था, इसके इतिहास के बारे में, कि बांग्लादेश में क्या हुआ था कि बांग्ला भाषा को बचाने के लिए वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, वहाँ के विद्यार्थी थे, उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा उन्होंने प्रदर्शन करा था और कुछ लोग इस चीज को लेकर, इस बात को लेकर शहीद हो गए थे 1952 में। तो इसके और 21 फरवरी को एक आंदोलन चलाया गया था भाषा से रिलेटेड, यानी बांग्ला भाषा को बचाने के लिए। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, युवाओं की स्मृति में शहीदों को याद करने के इनके लिए यूनेस्को ने पहली बार 17 नवंबर 1999 को ये डिसाइड करा कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। और उसके बाद से सन 2000 से 21 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो 1961 में जब जनगणना हुई थी, तो जनगणना के बाद ये पता चला कि भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। और अभी जो फिलहाल में एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि 1365 मातृभाषाएं हैं जिनका क्षेत्रीय आधार अलग अलग है। यानी क्षेत्रीय आधार पर, रीजनल लैंग्वेज के आधार पर अगर हम देखें तो 1365 मातृभाषाएं हैं भारत के अंदर, ठीक है। हिंदी जो है दुनिया के चौथे नंबर की भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। और इसके पहले दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो मंदारिन है, फिर स्पेनिश का नंबर आता है, उसके बाद अंग्रेजी आती है और अंग्रेजी के बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है, हिंदी का आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है। अच्छा, इसके अलावा हिंदी भारत के अलावा जिन विदेशों में बोली जाती है, जिन विदेशी देशों में बोली जाती है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो हिंदी मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, यहाँ पर भी हिंदी भाषा प्रयोग में लाई जाती है। अब हम बात करेंगे 18th नंबर का विश्व सुरक्षा कांग्रेस हुआ है, कहाँ पर हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 21 फरवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा और 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक के बीच में जयपुर में 18वीं नंबर की विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। ये आप लोगों में भी देख सकते हैं किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, तो आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, इनके द्वारा, इनके संयुक्त प्रयासों से ऐसा किया जा रहा है। और इस बार की जो थीम डिसाइड करी गई है वो थीम क्या है, तो रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए दृष्टि है। इस थीम के साथ में स्टार्ट किया जा रहा है और इस कांग्रेस को 4 सत्र में यानी 4 सेशन में डिवाइड किया गया, यानी 4 टॉपिक्स लिए गए हैं और 4 सेशन बनाए गए हैं, जिसमें जो टॉपिक्स है वो क्या है, महत्वपूर्ण संपत्तियों और माल की सुरक्षा, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है, मानव सुरक्षा दृष्टिकोण। और थर्ड टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ रेलवे सुरक्षा उपकरण और दुनिया भर में अभ्यास। और उसके बाद फोर्थ जो टॉपिक है वो क्या है, विजन 2030, है ना। और इससे पहले 2006 और 15 में आरपीएफ इंडिया ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विश्व सुरक्षा कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन भी करा था और मेजबानी भी करा था। रेलवे सुरक्षा बल के बारे में अगर हम बात करें, आरपीएफ के बारे में, तो भारत में रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो स्पेशली रेलवे प्लेटफॉर्म और इसके अलावा जो ट्रेन्स हैं उसमें सुरक्षा का काम करती है।
और इसका गठन रेलवे संपत्ति की बेहतर सुरक्षा के लिए 1957 में किया गया था। यानी 1957 में एक रेलवे सुरक्षा बल बनाया गया था जो रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करेगी। आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो आरपीएफ के महानिदेशक हैं संजय चंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य दिवस के बारे में, और उसके पहले हम थोड़ा अरुणाचल प्रदेश का जो मैप है वो देख लेते हैं। देखो, भारत का जब उत्तरी पूर्वी सीमा देखेंगे तो बिल्कुल कॉर्नर में आएगा अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सबसे पहले सूर्य उदित होता है और सूर्य दिखता है भारत के लिए। अगर हम इसके बॉर्डर को देखें तो उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से चाइना और तिब्बत से साझा कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी सीमा भूटान है, यहाँ पर दक्षिणी सीमा आप देख सकते हैं म्यांमार है, और भारत की स्टेट्स हैं आसाम, मेघालय, ये सारे। अच्छा, हमने अभी पढ़ा था कि वाइब्रेंट विलेज योजना लाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका महत्व ये है कि वो उत्तरी पूर्वी सीमा का वो गांव, वो क्षेत्र जो चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करा जाएगा। और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, ताकि चाइना से सुरक्षा हो सके इन बॉर्डर्स की। अब इस अरुणाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो 20 फरवरी को मनाया गया है। और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी को होता है। और उसके पीछे का अगर हम इतिहास देखते हैं तो इतिहास में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, सबसे पहले 1972 तक इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश बना था ये, और बाद में इसका नाम केंद्र शासित प्रदेश बना था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया था। अरुणाचल, जैसा कि अरुणाचल अगर संधि विच्छेद करोगे तो अरुणाचल यानी जहां पर अरुण का आंचल हो जाने, यानी जहां सबसे पहले सूरज निकलता हो। अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और ये दर्जा कैसे मिला था? तो संविधान में संशोधन करा गया था, 55 नंबर का संशोधन करा गया था 1986 में। और उसके बाद 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 24 नंबर का राज्य बनकर उभर कर सामने आया था अरुणाचल प्रदेश। इसका गठन वर्ष 1987 में असम से अलग कर किया गया। यानी पहले जो ये एरिया था, ऑलमोस्ट जो पहले ये वाला भारत का एरिया था नॉर्थ वाला, ये अधिकतर ईस्ट वाला जो एरिया था, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया था, वो अधिकतर आसाम के अंदर आता था। तो जो भी राज्य अलग हुए हैं वो आसाम से ही अलग होकर बने हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आसाम से अलग होकर 1987 में अरुणाचल प्रदेश बना था। अब हम मिजोरम राज्य दिवस के बारे में बात करेंगे, जिसकी स्थापना भी 20 फरवरी को करी गई थी। और 1986 के 53 नंबर के संशोधन के बाद से 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य का गठन हो गया था। ठीक है, और किस नंबर का ये राज्य बना था भारत का? तो 23rd नंबर का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था इसको 53 नंबर के संशोधन के बाद में 20 फरवरी 1987 से। मिजोरम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप इसका मैप देख लीजिए, और मैप में आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर इसके उत्तर पश्चिम और उत्तरी पूर्वी एरिया में है। साथ ही यहाँ पर म्यांमार से ये अपना म्यांमार, जिसको पहले वर्मा कहा जाता था, उससे बॉर्डर शेयर करता है। और इसके साथ साथ में बांग्लादेश है, यहाँ पर बांग्लादेश से शेयर करता है। ठीक है, और अगर हम इतिहास को जाने तो इतिहास में पहले मिजो पर्वतीय क्षेत्र असम के भीतर लुसाई हिल्स जिला था। देखो यहाँ पर भी आ गया ना आसाम, यानी आसाम से ही अलग होकर ये छोटे छोटे स्टेट बने हैं। तो पहले जो आसाम के अंदर लुसाई हिल्स जिला था, क्या? मिजो पर्वतीय क्षेत्र। 1954 में इसका नाम बदला गया और असम का मिजो हिल्स जिला कर दिया गया। यानी पहले इसका नाम लुसाई हिल्स था और उसके बाद 1954 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम क्या कर दिया गया? मिजो हिल्स कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद मिजो नेशनल फ्रंट के नरमपंथियों के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ और 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। इस हस्ताक्षर के बाद में, इस समझौते के बाद में, इसके बाद 20 फरवरी 1987 को भारत का 23rd नंबर का पूर्ण राज्य बन गया। कौन? मिजोरम। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और उज्बेकिस्तान के बारे में, जिनका
चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक आयोजित हो रहा है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो रहा है। और ये अभ्यास जो है 20 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और कब तक चलेगा? 5 मार्च तक चलेगा। और इसमें दोनों देशों के 45 जो जवान है वो भाग ले रहे हैं। और इसके पहले जो इसका फर्स्ट एडिशन है वो 2019 में उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान में। दूसरा संस्करण भारत के 2021 में चौबटिया में रानीखेत में जो आता है। और तीसरा संस्करण 2022 में उज्बेकिस्तान के यांग जिले में आयोजित किया गया था, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि इन दोनों इस अभ्यास के माध्यम से आतंकवाद से निपटने के दोनों देशों का जो मजबूत संकल्प है वो सामने आता है। सैन्य संबंधी और राजनयिक संबंध इससे मजबूत होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन करा है। किसने? कौन से वैज्ञानिकों ने? कहाँ के वैज्ञानिकों ने? नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर यूएस, यहाँ के वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर का अध्ययन करा और बताया कि बर्फ से ढका हुआ जो अटलांटिक महासागर है वो रिकॉर्ड स्तर पर निचले स्तर तक सिकुड़ गया है, यानी बर्फ पिघल रही है। कुल कहने का मतलब ये है। और कहा गया कि 24 फरवरी 2022 के पिछले रिकॉर्ड के अनुसार 22.7 लाख वर्ग किलोमीटर से नीचे है। और 1979 से जब ये इसकी जो रिकॉर्डिंग है बर्फ की मोटाई, इसके पिघलने का जो टाइम है उसका जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो ये पता चल रहा है कि 22.7 लाख वर्ग किलोमीटर से नीचे आ गया है ना। यानी समुद्री बर्फ की सीमा 22 लाख वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है, जो 24 फरवरी 2022 से 22.7 लाख वर्ग किलोमीटर के नीचे आ गई है, ये कहने का मतलब है। और ये वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये लगातार दूसरा साल है जब एक दिन में 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक बर्फ पिघल चुकी है। यानी कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग काफी स्पीड में बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो बर्फ है वो पिघल रही है अटलांटिक महासागर पर। और ये चिंता का विषय है। अगर हम अटलांटिक महासागर के बारे में बात करें तो बिल्कुल पृथ्वी का मैप आप देखेंगे तो बिल्कुल साउथ में अगर आप जाएंगे तो वहां पर अटलांटिक महासागर है और पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। पूरी तरीके से बर्फ से ढका है। लगभग 99% जो हिस्सा है उसका बर्फ से ढका हुआ है और करीब करीब 2 मोटी परत से जमी हुई बर्फ की चादरें वहां पर हैं और जो तेजी से पिघल रही हैं। इस साल कहा जा रहा है कि गर्म हवाओं का तापमान औसत 1.5 डिग्री ज्यादा है इस साल, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। भारत ने अब तक अटलांटिक महासागर में अटलांटिक महाद्वीप में कार्यक्रम के लिए लगभग 40 वैज्ञानिकों का अभियान चलाया था, यानी 40 वैज्ञानिकों को भेजा था। और भारत के 2 शोध केंद्र वहां पर हैं, वो कौन कौन से हैं इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वो 2 केंद्र है मैत्री और दूसरा है भारती। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंद्रयान 3 लैंडर ने UR राव सैटेलाइट सेंटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस EMI और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी यानी EMC टेस्ट का सफलतापूर्वक कर लिया है। जिसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष में उपग्रह की जो प्रणालियां होती हैं वो संभावित विद्युत चुंबकीय स्तरों के साथ मिलकर समुचित तरीके से काम करें। यानी जो अंतरिक्ष में जब उपग्रह जाता है तो उसकी जो भी प्रणालियां हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ में समुचित तरीके से मिलकर काम करें। तो इसके लिए प्रशिक्षण किया गया है और उसमें सफलता प्राप्त कर ली गई है। और ये प्रशिक्षण कहाँ से किया गया है? तो बेंगलुरु के UR राव उपकेंद्र से करा गया है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के खजुराहो के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि G20 का जो सांस्कृतिक समूह है उसकी बैठक भी कहाँ पर हो रही है? खजुराहो में हो रही है। तो यहाँ पर खजुराहो में ही खजुराहो नृत्य महोत्सव 2020 का आयोजन किया जा रहा है। 49 नंबर का है ये और राज्यपाल मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के द्वारा ये इसका उद्घाटन करा गया है। 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये जो महोत्सव है वो चलेगा। और इस महोत्सव में मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार भी दिए जाएंगे। अगर हम इसके आयोजन के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे विभाग मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड डांस अलायंस, छतरपुर जिला प्रशासन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटन विभाग, इसके अलावा उस्ताद अली दान खान संगीत एवं कला अकादमी, यानी ये सारे मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाफ्टा पुरस्कार के बारे में।
जैसा कि बाफ्टा का मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है। तो 19 फरवरी 2023 को 76 नंबर का जो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड है वो दे दिया गया है लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में। और सबसे ज्यादा जिस फिल्म ने पुरस्कार जीते हैं वो है ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के सहित 7 पुरस्कार मिले हैं बाफ्टा के, ठीक है। और ये मूवी जो है एरिक मारिया रिमार्क द्वारा 1928 में एक उपन्यास था और उस उपन्यास को नाटक के रूप में तब्दील करा गया था, ठीक है। और उसके लिए ये पुरस्कार मिला है ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को, जो बेस है जर्मन युद्ध विरोधी नाटक के ऊपर। इसके अलावा द बंसीज ऑफ इनिशरीन ये एक मूवी है और एल्विस फिल्मों ने 4 बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं। अगर हम लिस्ट देखते हैं बाफ्टा 2023 के तो आपको दिख रही है कौन, ये केट ब्लैंचेट। इनको टार मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो मिला है। सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड जो मिला है आस्टिन बटलर को मिला है। मूवी कौन सी है, एल्विस। और उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म कौन सी है, तो द बंसीज ऑफ इनिशरीन। और बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेज के बारे में, जिसने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया है और वर्सुनी करने की घोषणा कर दी है। अच्छा, वर्सुनी क्या है? वर्सुनी ऐसी कंपनी है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, 100 से अधिक देशों में सक्रिय है और वैश्विक नवाचार, निर्माण और वाणिज्यिक पदचिह्न पर काम करती है। 900 से अधिक पेटेंट है इसके पास और कंपनी का पोर्टफोलियो रसोई उपकरणों, कॉफी, जलवायु देखभाल, परिधान, फर्श की देखभाल तक फैला हुआ है। अब इसने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है, वर्सुनी कर दिया है। वर्सुनी सितंबर 2021 में डोमेस्टिक अप्लायंसेज बिजनेस के स्वतंत्र होने के बाद अगला कदम है, यानी जब ये अलग हुई थी तो उसके बाद में दूसरा कदम क्या है, अपना नाम बदलने का, जिसको कर दिया है वर्सुनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैसा कि हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि फरवरी का जो मंथ है, फरवरी का जो फर्स्ट वीक है उसमें तापमान की वृद्धि दर्ज करी गई है। 1.5 डिग्री औसत तापमान ज्यादा है इस बार का। तो ऐसे में गेहूं की जो फसल है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी निगरानी के लिए सरकार ने एक समिति गठित की है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो गेहूं कौन सी फसल होती है, रबी की फसल होती है और कुछ राज्यों में इसकी कटाई भी स्टार्ट कर दी जाती है। अब इस समिति के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो गेहूं की फसल हो रही है उसके उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन सब की जांच के लिए ये रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो कृषि आयुक्त कर रहे हैं। और एक समिति बनाई जाएगी जिसमें करनाल स्थित गेहूं अनुसंधान संस्थान के सदस्य होंगे और साथ में ही राज्यों के प्रमुख गेहूं उत्पादक और प्रतिनिधि भी शामिल होंगे जो इस बारे में रिसर्च कर रहे होंगे। राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र ने बताया है कि मध्य प्रदेश को छोड़कर देश के जो और हिस्से हैं वहां पर फरवरी का जो पहला सप्ताह था वो बहुत गर्म था, जो पिछले 7 वर्षों में औसत सबसे अधिक रहा, तापमान सबसे अधिक रहा है, जिसकी वजह से गेहूं की फसल पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम रिकॉर्ड के बारे में बात करें, गेहूं की फसल के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो 22-23 वाला जो टाइम पीरियड रहा है, जुलाई-जून में, उसमें ये कहा जा रहा है कि गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11.218 करोड़ टन रहने का अनुमान है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिल्ली मेट्रो की खास उपलब्धि IATS। IATS क्या है, एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो चलने और रुकने जैसी बुनियादी कार्य प्रणाली सहित ट्रेन संचालन का प्रबंध करेगी और ये पूरी तरीके से स्वदेश में निर्मित है। जैसा कि हमको पता है कि भारत सरकार का विजन है और भारत सरकार की स्कीम भी चल रही है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। इसके तहत जो भी टेक्निकल से रिलेटेड चीजें हैं उसका ज्यादा से ज्यादा निर्माण भारत में ही किया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में DMRC और BEL की संयुक्त टीम के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी स्वचालित IATS विकसित की गई है। आप देख सकते हैं ये कौन है, ये है मेघना पंडित। और आप लोगों में देख सकते हैं भारतीय के हाथ में ब्रिटेन की सेहत। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल NHS ट्रस्ट की CEO के रूप में मेघना पंडित को नामित किया गया है और
पहले जो है ये यहीं पर कार्यकारी सीईओ के रूप में कार्य कर रही थी जुलाई से, लेकिन ये अस्थायी के रूप में थी, लेकिन अब ये परमानेंट हो गई हैं। ये फैसला कर लिया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल NHS ट्रस्ट के द्वारा। अगर हम मेघना पंडित के बारे में बात करते हैं तो मेघना पंडित मुंबई विश्वविद्यालय से MBBS करा था इन्होंने, और ऑक्सफोर्ड में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर ट्रेनिंग लिया था, और अमेरिका में मिशिगन विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याकर्ता रह चुकी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रुचिरा कंबोज के बारे में, जिनको संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62nd सत्र के अध्यक्ष के लिए चुना गया है। यानी 62 नंबर के जो सत्र हो रहा है उसका अध्यक्ष कौन होगा? स्थायी तौर पर रुचिरा कंबोज होंगी, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग की। और इसके अलावा उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। वो कौन कौन से उनके नाम देख लेते हैं। तो नॉर्थ मैसेडोनिया से जॉन इवानोस्की, डोमिनिक गणराज्य से कार्ला मारिया और कार्लसन, और लग्जमबर्ग से थॉमस लैमर इस सत्र के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। रुचिरा कंबोज के बारे में अगर हम बात करें तो 1987 बैच की भारतीय विदेशी सेवा की अधिकारी रही हैं, जो वर्तमान में अगस्त 2022 से संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है वहां पर कार्य कर रही हैं। स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं संयुक्त राष्ट्र में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रसिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका के बारे में, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर रहे हैं। और यूक्रेन पर जो युद्ध करा था रसिया ने, उसका 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो इसके उपलक्ष्य में रसिया की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। 10 दिन तक ये नौसेना अभ्यास चलेगा। और जो दक्षिणी अफ्रीका का तट है वहां पर हिंद महासागर में मोसी 2 नौसैनिक अभ्यास है। ये इसका नाम क्या है नौसैनिक अभ्यास का? तो मोसी 2 नाम है इसका। और ये जो यूक्रेन पर हमला हुआ था रसिया का, उसके 1 साल हो गए, तो उसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है। 10 दिन तक चलेगा। दक्षिण अफ्रीका के तट पर किया जा रहा है। और साथ में ही इसमें एडमिरल गोर्स्को क्रूजर भाग ले रहा है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है और ये 6 नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। इसके पहले ये 5 बल्लेबाज हैं जिन्होंने 25,000 रन बनाए हैं, जिसमें भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर हैं, कुमार संगकारा है, रिकी पॉन्टिंग है, महिला जयवर्धन है और जैक कैलिस है। और इस लिस्ट में अब शामिल हो गए हैं विराट कोहली। साथ ही आपको बता दें कि जो 50 से ज्यादा के औसत से 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोपीय संघ के बारे में, जिसने 1935 से गैस डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरीके से यानी 100% प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जिसका उद्देश्य है कि जो जीरो कार्बन पाना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, कार्बन के उत्सर्जन को बिल्कुल जीरो करना है, उस उद्देश्य को पाने के लिए ऐसा किया गया है। यूरोपीय संघ ने 2050 तक जलवायु तटस्थता तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया था, और इस कानून के साथ वो अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकी है। और इसीलिए ऐसा किया जा रहा है कि बिल्कुल 2035 तक गैस और डीजल कारों की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉयस मरीन नॉर्थ अमेरिका और कल्याणी स्ट्रेटेजी की सर्विस के बारे में, जिन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर करा है। और समझौता किस चीज के बारे में है? तो भारत की नौसेना के क्षेत्र में जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जा रही है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, और तकनीकी जो समाधान है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो ज़रूरतें बढ़ रही हैं नौसेना के क्षेत्र में। तो उसको पूरा करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, एक समझौता किया गया है, और रोल्स रॉयस मरीन नॉर्थ अमेरिका हेल्प करेगा कल्याणी स्ट्रेटेजी की सर्विस का। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी के बारे में, जो 20 फरवरी से 24 फरवरी तक सेलिब्रेट करी जा रही है। कहाँ पर करी जा रही है? तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। तो इसके लिए भारतीय नौसैनिक है जिसका नाम है सुमेधा, उसको सुमेधा NVIDEX-23, इसको भी भेजा गया है अबू धाबी। जैद ग्रीष्मकालीन अभियान 2023 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, और इसके लिए मुख्य अतिथि कौन है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर।
प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित करा है और श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में नागपुर में दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क बनाने के लिए आधारशिला रखी है। और जैसा कि हमें पता है कि दिव्यांग मेला भी आयोजित किया गया है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के निरीक्षण समिति ने दूसरे रैंकिंग सीरीज में भाग लेने के लिए 27 पहलवानों के दल को मंजूरी दे दी है। हमें पता था कि पहलवानों के काम पर रोक लगा दी गई थी, एक समिति बनाई गई थी निरीक्षण के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले मिले थे। तो अब इनको दूसरी रैंकिंग सीरीज के लिए भाग लेने के लिए 27 पहलवानों के दल को मंजूरी दे दी गई है समिति के द्वारा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।